गुड मॉर्निंग अनिकेत। गुड मॉर्निंग प्रेमचंद। हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर। सर एक क्वेश्चन था सर, कास्टिंग का सर, गेट में आया था सर, मैं सॉल्व कर रहा था सर, नहीं बन रहा था सर। भेज व्हाट्सएप नहीं कर सकते दीजिए आप मुझे। व्हाट्सएप? हाँ सर, व्हाट्सएप कर रहा हूँ सर। व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। यस सर। भेज दिया हूँ सर। ओके ओके, कोई बात नहीं। मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके सर। ये तो डियर बहुत ये 35 नंबर ना। सर, हाँ, 36 नंबर सर। हाँ 36 नंबर। यस ये सर। क्यूबिकल कास्टिंग 50 mm। हाँ सर, हाँ सर। 4% का वॉल्यूमेट्रिक सिंकेज और 6% का वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड सिंकेज। एक सॉलिडिफिकेशन सिंकेज और एक सॉलिड सिंकेज। यस सर, सो सर। ओके, ये मैं आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करके आपको भेज दूंगा। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ना हमारे पास
ओके डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट टॉपिक क्या था कल का? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग था ना? ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और टॉपिक देखते हैं। आइए एक बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था फ्लैश बट वेल्डिंग का। इसमें एक अच्छी चीज दे रखी है। इसमें दे रखा है कि हमारे पास दो पाइप हैं जिनका डायमीटर 100 मिलीमीटर का है। अच्छा, जिनका इंटरनल डायमीटर 100 का है और आउटर डायमीटर 110 का है। ओके, इंटरनल डायमीटर 100 एंड एक्सटर्नल डायमीटर 110 मिलीमीटर। इसको हमें फ्लैश बट वेल्डिंग से हमें ज्वाइन करानी है बाय यूजिंग द पावर सप्लाई ऑफ by using power supply of 30 वोल्ट की पावर सप्लाई है। ओके दोस्तों, ये जो फ्लैश बट वेल्डिंग में हम लोग क्या करते थे, फ्लैश बट वेल्डिंग में हमारे पास दो सिलेंडर जैसे रहते थे जिन्हें हम लोग एक दूसरे के पास ले आते थे, और ये सिलेंडर्स जो होते थे वो इन सिलेंडर्स को क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हाई वेरी हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रखी होती थी। ये जब आसपास आते थे तो यहाँ से चिंगारियां निकलती थी, फ्लैश निकलता था, कॉर्नर का सेक्शन गर्म हो जाता था, मेल्ट नहीं करता था लेकिन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता था। बाद में इनको आगे बढ़ा देते थे जिससे कि ज्वाइनिंग हो जाती थी। ठीक है ना? तो ये ऐसा करते थे हम लोग। तो यहां पर ये कह रहा है कि दोनों पाइप से जो कॉर्नर सेक्शन, जो दोनों पाइप का जो कॉर्नर सेक्शन है वो 1-1 मिलीमीटर का मटेरियल दोनों पाइप का मेल्ट कर रहा है। या फिर मेल्ट वर्ड तो गलत हो जाएगा, मेल्ट का मतलब मेल्ट करने पे तो चू जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चन में लिखा हुआ मेल्ट तो हम लोग उसी से काम चलाएंगे। इसमें ऐसा लिख लीजिए कि एट द इंटरफेस 1 mm of material melts। At the interface of pipes 1 mm material melts। ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आगे दे रखा है कि हम लोग यहां पर जो रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, हम लोग यहां पर जो रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो है 42.4 ओम का, और इस मटेरियल का
1 मीटर क्यूब का मटेरियल मेल्ट करने के लिए हमें यूनिट एनर्जी चाहिए। यूनिट एनर्जी रिक्वायरमेंट इज 64.4 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। जिस मटेरियल के ये पाइप्स बने हुए हैं उसका 1 मीटर क्यूब के मटेरियल को मेल्ट करने के लिए 64.4 मेगा जूल हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टाइम, कितने टाइम ड्यूरेशन तक ये करंट फ्लो की गई है, ऐसा पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सोल्यूशन है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका गेट एग्जाम में। आइडिया लग रहा है क्या करना है? देखिए दोस्तों, ये फ्लैश बट वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक पार्ट होता है। फ्लैश बट वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पार्ट होता है। तो अब शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे इसे। बताइए किसी से हो रहा है क्या? मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, देखिए। सॉल्व करके देखिए, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं आपको। हुआ क्या किसी से? देखो सिंपल, आपको क्या करना है कि आप ये निकालो कि भाई ये जो 1 mm वाला वॉल्यूम और ये जो 1 mm वाला वॉल्यूम है, ये दोनों मिला करके हम लोग ये कहते हैं कि ये 2 mm का वॉल्यूम है। ओके, ये जब हमने ज्वाइन करा दिया उसके बाद की कंडीशन है। तो उसमें 1 mm इधर साइड से और 1 mm इधर साइड से आके आपस में ज्वाइन कर रहा है। ओके, तो ये 2 mm का मटेरियल हमारे पास ज्वाइन कर रहा है। तो हमें वॉल्यूम निकालना होगा और उस वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दें हम लोग इस यूनिट एनर्जी रिक्वायरमेंट के साथ। तो यहां से फिर हमें ये चीजें अपने हिसाब से मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करते हैं, इस मेगा जूल पर मिलीमीटर क्यूब को हम लोग चेंज कर लेते हैं, मेगा जूल पर मीटर क्यूब को हम लोग चेंज कर लेते हैं जूल पर mm क्यूब में। ओके, तो ये 64.4 मेगा जूल को जूल में चेंज करना है, तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपका जूल में आ गया। और मीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में करना है, तो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 10⁻³ मिलीमीटर ऐसा हो गया। तो मैं इसको जब मीटर क्यूब करूंगा तो ये 1 मीटर क्यूब में मेरे पास 10⁹ मिलीमीटर क्यूब ऐसा हो जाएगा। ओके, तो मीटर क्यूब को मुझे मिलीमीटर क्यूब में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 10⁹ और 10⁶ जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास फाइनली यू आ जाएगा 64.4 इंटू 10⁻³ 10⁻³ जूल पर mm क्यूब। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये नीचे वाली चीज मैं डिलीट कर दे रहा हूं, ये तो आप लोगों को आती ही होगी। चलिए फिर तब देखते हैं कैसे करना है।
यहाँ पे आपको इससे ये इतना आप करोगे तो यहां से आपको टोटल जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो पता चल जाएगी। और बाकी हमारे पास ये आई स्क्वायर आर टी, ये हीट जनरेट करने का ये फॉर्मूला तो होता ही है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तो यार करंट तो दिया ही नहीं है, करंट नहीं दिया है, तो हमें पता है एज वी नो दैट V इक्वल टू आई आर, हमें पता है। ओके, तो I लिख सकते हैं हम लोग V बाई आर। तो अब इस फॉर्मूले में आई स्क्वायर आर टी में हम लोग इस I को अगर रिप्लेस करें तो I की जगह पे आ गया V बाई आर का स्क्वायर। ओके, और ये हो गया आर टी। तो ये सॉल्व करोगे आप तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी ऐसा कुछ होगा। तो इस R से ये R कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास क्या, मेरे पास बचा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये मेरे पास बचा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ऐसा भी मैं लिख सकता हूं। अब मैं देख रहा हूं कि मुझे सारा डेटा पता है, एक इक्वेशन है मेरे पास और एक अननोन आ रहा है। मुझे ये आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, लेंथ, यूनिट एनर्जी, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सब कुछ पता है। मुझे टाइम पूछा गया है। बड़ी आसानी से आप लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको टाइम पता चल जाएगा। देख लीजिए आप, क्योंकि आपने ये जो डायमेंशंस हैं इसको आपने कन्वर्ट कर लिया है मिलीमीटर में। अब खास बात का ख्याल ये रखना है कि दोनों से एक एक मिलीमीटर मेल्ट कर रहा था, तो टोटल लेंथ 2 मिलीमीटर हो जाएगी। और ये यू निकाल लिया था हमने, ये यू निकाला था। ये यू हमने निकाल रखा है। तो बस 64 इंटू 10 की पावर -3। यहां तक आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां तक जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे आपको क्या मिल रहा है, इससे आपको मिल रहा है वॉल्यूम, मिलीमीटर क्यूब। और ये क्या है, ये है जूल पर मिलीमीटर क्यूब। तो मिलीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब कैंसिल होगा, फाइनल आंसर जूल में आना चाहिए। तो यही तो आता है, आई स्क्वायर आर टी से जूल ही तो आता है आपके पास। तो वी स्क्वायर बाई आर कर दीजिए। वी की जगह पे 30 वोल्ट इसका स्क्वायर, आर की जगह पे 42.4 ओम, और टाइम टी आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो बस अब आप इसे सॉल्व कीजिए, सारी चीजों को, सारी चीजों को आप सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 10 सेकेंड्स ये आंसर आ जाएगा। किसी और का भी आया था क्या 10 सेकेंड? देखिए बहुत ही खास बात, इस बात का ख्याल रखना है कि ये 2 मिलीमीटर आपको मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे अगर सिंपली एक ही मिलीमीटर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 5 मिलीमीटर आएगा, 5 सेकेंड आएगा, और ऑप्शन में 5 सेकेंड दे रखा होगा। ठीक है ना, तो वो देखते ही आप टिक लगाओगे और वहां पे वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो जहां आपको 2 नंबर प्लस में मिलने चाहिए थे, वहां एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप 0.66 माइनस में चले जाओगे, यानी कि 2.66 मार्क्स आप पीछे हो जाओगे, जो कि आपको मिल सकते थे बड़ी आसानी से। तो ऐसी ये 2.66 वाली जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ऐसी 2 से 3 गलतियां भी कोई आदमी अगर कर देता है तो 8 नंबर पीछे हो जाता है, 8-10 नंबर पीछे हो जाता है। 3 गलतियों में 8 नंबर पीछे हो जाएगा, और 8 नंबर में तो मतलब जमीन आसमान करता जाता है। 8 नंबर का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि आपको एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपको सब कुछ मिल सकता था, वहां से आप ऐसी जगह आ जाते हो कि आपको अब कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है गेट एग्जाम के क्वेश्चंस में। और प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल जैसे टॉपिक जिसमें कि क्वेश्चंस रिलेटिवली आसान आते हैं, मतलब, लेकिन थ्योरी इतनी ज्यादा थ्योरी है कि याद ही रख पाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे क्या एप्लीकेशन होगा। बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े आसान ही रहते हैं। हेलो सर। हेलो। आइए देखते हैं हम लोग, अपना एक और टाइप है हमारे पास
हेलो सर। हाँ बोलिए। सर कल हम लोग क्वेश्चन किए थे तो नगेट का वॉल्यूम लिए थे, आज पूरे का वॉल्यूम क्यों लिए? डियर स्टूडेंट, हमने नगेट का वॉल्यूम पहले जो हमारे पास रेजिस्टेंस वेल्डिंग के जो टाइप्स थे उसके जो पहले 3 जो टाइप थे रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, जो पहले 3 टाइप हुआ करते थे, कौन कौन से? एक तो स्पॉट, एक सीम और एक प्रोजेक्शन। ये 3 थे जो कि शीट के लिए थे। ये जो 3 टाइप थे, ये 3 टाइप शीट के लिए हुआ करते थे। ओके, 2 शीट होती थी हमारे पास। इन दोनों शीट को हम लोग लैप जॉइंट में रखते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, और किसी ना किसी तरीके से, चाहे एक सिंगल इलेक्ट्रोड हो जो कि रॉड के फॉर्मेट में इलेक्ट्रोड हो, स्पॉट वेल्डिंग में रॉड के फॉर्मेट का इलेक्ट्रोड रहता है, सीम वेल्डिंग में सर्कुलर इलेक्ट्रोड रहता है, और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, ऊपर नीचे से शीट एक होती है, वो पूरा पूरा दबा रही होती है। ठीक है ना? तो मतलब कैसा भी इलेक्ट्रोड हो, वो मतलब ऊपर नीचे से, मतलब करंट फ्लो कराने के लिए हम लोग कैसा भी सिस्टम यूज करें, क्या कहते हैं, अलग अलग केस में अलग अलग हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो हमारा टाइप है फ्लैश बट वेल्डिंग वाला टाइप, फ्लैश बट वेल्डिंग में कोई अलग से इलेक्ट्रोड यूज नहीं करते हैं। फ्लैश बट वेल्डिंग की जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, तब आप अगर मौजूद थे तो शायद आपको याद आ रहा होगा कि वहां पर मैंने बताया था कि इसमें 2 सिलेंडर्स होते हैं जिनको हम लोग आपस में ज्वाइन कराने के लिए ये फ्लैश बट वेल्डिंग करते हैं। तो ऑब्वियसली सिलेंडर में तो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ही चलेगा। ठीक है ना? यहाँ पर कोई नगेट नहीं बनता है। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पर कोई नगेट नहीं बनता है, यहाँ पर सिलेंडर है तो सिलेंडर में सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ही आपको काम में आएगा, तो वही हमने लिया है। सिलेंडर का वॉल्यूम का, एक हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम का यही फॉर्मूला होता है, π/4 DO² - DI² इंटू एल, जितनी लेंथ है। तो भले ही इन दोनों पाइप की लेंथ कितनी कितनी रही हो, लेंथ देखिए दोनों पाइप की लेंथ दी ही नहीं है, सिर्फ दिया है वो वाला सेक्शन जो मेल्ट हो रहा है। ओके, तो ये चीजें हैं। आइए देखते हैं हम लोग, हमारा ये एक टाइप है सॉलिड स्टेट या ऑटोजेनियस वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट या ऑटोजेनियस वेल्डिंग क्या होता है इसमें? इसमें हमारे पास 2-3 टाइप हैं। प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ वेल्डिंग्स में से, वेल्डिंग मेथड में से एक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग हम प्रेशर वेल्डिंग का इस्तेमाल हम लोग एक्सप्लोसिव एरियाज में, कुछ जो वायर्स होते हैं उनका कनेक्शन अगर ब्रेक हो गया होता है, तो उसे हम लोग कनेक्शन को फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए ये प्रेशर वेल्डिंग वाला काम करते हैं। जो आपने देखा होगा, जो माइनिंग वाले जो एरिया होते हैं, माइंस जो होते हैं, वहां पर क्या होता है कि हम लोग डेटोनेटर लगा करके और फिर दूर से ही एक लीवर दबाते हैं, तो काफी दूर पे एक ब्लास्ट होता है। ठीक है ना? वो जहां पर ब्लास्ट होता है वहां पर बाकी लोगों को, पब्लिक को हटा दिया जाता है पहले से ही, और वो ब्लास्ट किया था उसके बाद तब माइनिंग का, खुदाई का काम चालू होता है। ओके, जो ऊपर की जो बहुत ही टफ सरफेस होती है, जो रॉक सरफेस जो होती है, उसको ब्लास्ट के थ्रू हम लोग हटाते हैं और उसके बाद तब माइनिंग का काम शुरू करते हैं। तो ये जो सेटअप हमने बनाया है, इसमें कहीं पर कोई वायर अगर बीच में टूट जाए, तो वायर तो ऑब्वियसली मेटल की ही होती है, मेटेलिक वायर ही होती है। ठीक है ना? तो अगर कोई वायर अगर टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है, तो उसे, उस वायर्स को, 2 वायर्स को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग प्रेशर वेल्डिंग का ही इस्तेमाल करते हैं, और किसी अलग मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर का यूज करके, दोनों वायर्स को एक दूसरे के ऊपर रख करके एक्सटर्नल प्रेशर का यूज करके एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पर आप क्या करते हो, ये जैसे कि आपके पास ये दोनों वायर्स हैं, तो 2 वायर्स को, दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा,
और किसी एक सरफेस पे रखा। ओके, थोड़े अलग अलग कलर्स यूज कर लेता हूं मैं। ये एक वायर ये हो गई, एक वायर ये हो गई, ठीक है ना। और इन दोनों को हमने रखा है एक सरफेस के ऊपर। और अब ऊपर से एक लेके आएंगे हम लोग, एक कंप्रेस करने के लिए एक डिवाइस ले आएंगे। ओके, ये इन दोनों वायर्स को हम लोग कंप्रेस कर देंगे। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन को घर में काम करता है, जब कहीं कोई कनेक्शन वो कर रहा होता है तो दोनों वायर्स को काट करके हाथ ही से ऐसे मोड़ देते हैं, अलग से कुछ उनके लिए अलग से आपको कुछ और वेल्डिंग वगैरह नहीं करानी पड़ती है। तो ये प्रेशर देने से ही वायर्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं। वहां पर तो जो इलेक्ट्रिशियन रहता है वो जो ज्वाइंट बनाता है उसमें वो एक दूसरे को घुमा देता है, घुमा देने से वो एक दूसरे से टच में रहते हैं, लेकिन वो डिफ्यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर एक प्रेशर वेल्डिंग, मतलब कि इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे से एक सपोर्ट लेकर के ऊपर से दबा देते हैं वायर्स को। तो दोनों वायर्स का, चूंकि पतली पतली वायर्स होती है तो उनका कुछ मटेरियल जो होता है वो एक दूसरे के अंदर, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि एक वायर ये है और एक दूसरी वायर कुछ ये है। इनिशियल में दूसरी वायर कुछ ऐसी थी। ओके, जब इनकी हमने ये प्रेशर वेल्डिंग कराई तो इनका क्या होता है कि कुछ हिस्सा एक दूसरे में डिफ्यूज कर जाता है। तो यहां पर बस सिंपल एक वर्ड लिख लीजिए, बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, या फिर ऐसा लिख लीजिए, इन दिस वेल्डिंग एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर application of external pressure provided on both wires due to which plastic deformation या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं डिफ्यूजन। कुछ जगहों पर जब पूछा गया ये क्वेश्चन तो डिफ्यूजन वर्ड लिखा हुआ था, कुछ जगहों पर जब पूछा गया तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वर्ड लिखा हुआ था। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या डिफ्यूजन होता है जिसकी वजह से एक ज्वाइंट बन जाता है और हमारा काम चल जाता है। ये एक तरीके से केवल एक काम चलाओ मेथड है। इसकी जो ज्वाइंट की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, हल्का सा भी इसके ऊपर कुछ गिरेगा तो ये ज्वाइंट टूट सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कौन सी वेल्डिंग मेथड होता है जो कि एक्सप्लोसिव एरियाज में यूज किया जाता है। तो एक्सप्लोसिव एरियाज में यूज होने वाले वेल्डिंग मेथड का नाम है प्रेशर वेल्डिंग। ओके, इसमें यही एक क्वेश्चन बस पूछा जाता है कि एक्सप्लोसिव एरियाज में कौन सा वेल्डिंग मेथड यूज होता है, वो है प्रेशर वेल्डिंग। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल यही एक्सटर्नल प्रेशर से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या डिफ्यूजन करने पर वेल्डिंग हो जाती है। ओके, अगले मेथड पे आते हैं। अच्छा, इसका एप्लीकेशन भी अगर लिखना चाहें तो एप्लीकेशन लिख लीजिए कि सिंपल एक ही एप्लीकेशन है कि माइनिंग में माइनिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, बाकी ये मेथड सुटेबल पाया जाता है
ये मेथड काफी सुटेबल पाया जाता है कॉपर, कैडमियम और लेड वायर्स के लिए। और इसकी लिमिटेशन क्या होती है? ये मेथड ब्रिटल मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं होता है, नॉट सुटेबल फॉर ब्रिटल और हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स। तो इस मेथड में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपसे कभी नहीं पूछेगा कहीं भी। सारी चीजें जो भी पूछी गई हैं सारी मैंने आपको बता दी। कंप्लीट आईईएस लेवल तक का भी डिस्कशन हमने इस मेथड के लिए कर लिया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और इसी में ये जो ऑटोजेनियस वेल्डिंग का मेथड है, इसी में एक और ये एक्सप्लोसिव वेल्डिंग भी आती है। अच्छा, ये ऑटोजेनियस वेल्डिंग का क्या मतलब था? क्या मीनिंग होता था ऑटोजेनियस वेल्डिंग का? नो फिलर मटेरियल यूज। हाँ, नो फिलर मटेरियल यूज। नो फिलर मटेरियल यूज, एकदम सही, परफेक्ट आंसर दिया आपने। ओहो, इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इस मेथड में हमारे पास ठीक है ना, ये कुछ ऐसा सेटअप होता है। ये तीन आपको अलग अलग लेयर्स दिख रही होंगी। ओके, ये आपको ये जो ब्लैक और जो ब्लू कलर से दिख रही हैं, दो प्लेट्स हैं जिन्हें हमें आपस में ज्वाइन कराना है। ओके, ये ब्लू कलर की एक प्लेट और ये नीचे ब्लैक कलर की एक प्लेट, इन दोनों को हमें आपस में ज्वाइन कराना है। ये एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का क्या यूज होता है? कई बार कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर आउटर में कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, कहीं जो डैम वगैरह बन रहा हो या फिर कहीं कोई कनाल वगैरह बन रही हो कोई, या फिर आपकी क्या कहते हैं सुरंग वगैरह बन रही होती है, तो वहां पर ऐसी जगहों पर हम लोगों के पास जो कन्वेंशनल वेल्डिंग मेथड होते हैं वो नहीं हम लोग यूज कर पाते हैं। और कई ऐसी पोजीशंस होती हैं, कई ऐसी मतलब अब कहीं कोई पहाड़ वगैरह है, वहां पे मशीन लेके कैसे चढ़ेंगे? हाँ, या फिर कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पर कहीं कोई एकदम सर के ऊपर है, कहीं कोई एकदम काफी ऐसे मतलब कि दीवार पे है, ऐसी जगहों पर मशीन को लगा पाना, सेटअप कर पाना ही किसी भी वेल्डिंग मेथड के मशीन को लगा पाना, फिक्स कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो उस केस में अगर हमें कहीं कोई ज्वाइंट बनाना है दो प्लेट्स के बीच में, तब ये एक एक्सप्लोसिव वेल्डिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग मेथड में यहां पर क्या हो रहा है, एक तो है हमारे पास यहां पर फिक्स प्लेट। ओके, ये एक प्लेट है फिक्स प्लेट। ये किसी एक जगह पे जमीन पे या किसी चट्टान के साथ किसी जगह से ये वाली प्लेट, नीचे वाली प्लेट जो हम लोग दिखा रहे हैं, ये फिक्स रहती है। इसको हम लोग कहते हैं टारगेट प्लेट या फिर फिक्स प्लेट।
ठीक है, ये फिक्स रहती है। दूसरा हमारे पास एक रहती है प्लेट जो कि मूवेबल रहती है, इसे हम लोग फ्लायर प्लेट के नाम से जानते हैं। फ्लायर प्लेट ये फ्लाई कर सकती है, इसीलिए इसे फ्लायर प्लेट बोलते हैं। ये मूवेबल होती है। इसी में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक और सेटअप बीच में हम लोग पीछे लगाए रहते हैं। इस फ्लायर प्लेट के पीछे लगा के रखते हैं, एक रबड़ पैड लगा के रखते हैं। ये रबड़ पैड होता है और इस रबड़ पैड के पीछे हमने ये लाइट डिटोनेटर्स या लाइट एक्सप्लोसिव्स लगा रखे होते हैं। ओके, ये है लाइट एक्सप्लोसिव्स, हल्के विस्फोटक। ओके दोस्तों, तो यहां पर आपको ये जो सेटअप मिला, अब इसमें करते क्या है, ये देखिए, ये हम लोग लाइट एक्सप्लोसिव्स में हम लोग पूरी तरीके से सेटिंग करके एक एंगल वगैरह बना करके इसमें हम लोग इसको मूव कराते हैं। हम लोग करते क्या है, किस तरीके से इसको मूव कराते हैं, इसमें जो लाइट एक्सप्लोसिव्स रहते हैं इसमें हम लोग विस्फोट कराते हैं। ठीक है ना, लाइट एक्सप्लोसिव्स मतलब कि कुछ पटाखे वगैरह इस टाइप से, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप सीधे एकदम डायनामाइट लेकर के आ जाओगे। डायनामाइट ही लेकर के आ जाओगे तो फिर उससे जो विस्फोट होगा तो फिर तो पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी, पूरा पत्थर वत्थर सब गिरी जाएगा नीचे, तो फिर चिपकेगा क्या आपस में। पता चला ये फ्लायर प्लेट ही खत्म हो गई, टूट टाट के खत्म हो गई। ठीक है ना, तो हैवी एक्सप्लोसिव नहीं यूज करना है, लाइट एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करना होता है। जनरली पटाखे वटाखे में जो मटेरियल यूज होता है वही सब हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह। तो देखिए क्या है दोस्तों कि अब ये लाइट एक्सप्लोसिव्स को जब आप इसमें जब एक्सप्लोजन करोगे, ये जब विस्फोट होगा इधर साइड में, तो इधर साइड में जब विस्फोट होगा तो ये जब विस्फोट होकर के मटेरियल इधर की ओर जा रहा है तो ऑब्वियसली अपने आप ही जो अपोजिट साइड में रिएक्शन होगा उसकी वजह से ये फ्लायर प्लेट इधर की ओर मूव करेगी। ओके, ये फ्लायर प्लेट इधर की ओर मूव करेगी और ये आकर के इस टारगेट प्लेट के साथ इस तरीके से स्ट्राइक करेगी। ओके, तो जब ये बहुत तेजी से स्ट्राइक करती हैं दोनों प्लेट्स, तो इनके बीच में कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से ये दोनों प्लेट के बीच में एक वीक ज्वाइंट बन जाता है। एक ज्वाइंट बन जाता है, काम चलाओ ज्वाइंट बन जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन ठीक है, फिर भी काम चलाओ ज्वाइंट एक बन गया। ओके, फिर धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग कई सारे कई मतलब कि आपने एक प्लेट जोड़ी, फिर एक और प्लेट जोड़ी, फिर एक और प्लेट जोड़ी, तो इस तरीके से 2-3-4 प्लेट आप जोड़ देते हो तो फिर एक ठीक ठाक स्ट्रेंथ आ जाती है। अदरवाइज एक प्लेट से तो बहुत कम ही स्ट्रेंथ आती है। तो ये आपका हो गया एक्सप्लोसिव वेल्डिंग मेथड। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम याद रखिएगा। इसके नाम में और जो प्रीवियस वाला जो था उसमें दोनों में एक्सप्लोसिव वर्ड आता है, लेकिन प्रीवियस मेथड जो था, प्रीवियस मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते थे एक्सप्लोसिव एरियाज में। ओके, एक्सप्लोसिव एरिया में उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन प्रीवियस वेल्डिंग जो थी, प्रेशर वेल्डिंग, ये जो वाला मेथड था, प्रेशर वेल्डिंग कराने के लिए आपको किसी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। तो ये बड़े ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और लोग अक्सर गलत करते हैं। कभी जब प्रेशर वेल्डिंग पूछता है तो लोग एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का ऑप्शन लगा देते हैं, और कभी जब एक्सप्लोसिव वेल्डिंग पूछता है तो लोग प्रेशर वेल्डिंग का ऑप्शन लगा देते हैं। तो ये जो कभी पूछ लेता है ऐसे कि भाई फ्लायर प्लेट और टारगेट प्लेट वाला अरेंजमेंट कौन से वेल्डिंग मेथड में यूज करते हैं, तो लोग सोचते हैं अच्छा यार फ्लायर प्लेट और एक्सप्लोसिव प्लेट ये तो कुछ एक्सप्लोसिव वाला जैसा था, और एक्सप्लोसिव मतलब एक्सप्लोसिव एरियाज में यूज होता है प्रेशर वेल्डिंग, तो लोग उस पर टिक मार देते हैं, वो गलत हो जाता है। और कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि वो कौन सा वेल्डिंग मेथड है जो कि एक्सप्लोसिव एरियाज में वाइडली यूज किया जाता है, तो लोग जैसे एक्सप्लोसिव एरिया और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग देखते हैं
तो इस पे टिक मार देते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमें गलत नहीं करना है, सही करना है। तो एक्सप्लोसिव एरियाज के लिए, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको लिख लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों प्लेट्स को कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे मेंटेन करते हैं। प्लेट्स मेंटेन्ड एट स्मॉल डिस्टेंस। उसके बाद फिर यहां पर जो फ्लायर प्लेट है, उसके पीछे रबड़ पैड, और रबड़ पैड के पीछे लाइट एक्सप्लोसिव्स लगाते हैं। ये रबड़ पैड का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों लगाया? ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो लाइट एक्सप्लोसिव जो यूज किया जा रहा है, उनका मेन पर्पज ये है कि प्लेट को एक धक्का मिले, एक मोमेंटम मिले, ठीक है ना। तो एक्सप्लोसिव्स इधर साइड में जाते हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0, यानी कि m1v1 इक्वल टू माइनस m2v2। ओके, तो माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक्सप्लोसिव्स यूज करने का मेन जो आइडिया है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लायर प्लेट को मूवमेंट प्रोवाइड कराना है। ओके, तो एक्सप्लोसिव्स की वजह से फ्लायर प्लेट को किसी तरीके का नुकसान ना हो, उसमें कोई क्रैक ना आए या वो कहीं से टूटे फूटे ना, इसलिए हम लोग रबड़ पैड लगाते हैं, ताकि एक्सप्लोसिव्स का जो भी नुकसान है वो रबड़ पैड पे हो, केवल मेन वाली प्लेट पे ना हो। ओके, यहाँ पर इन दोनों को हम लोग जब एक लाइट इंटेंसिटी का एक्सप्लोजन जब हम लोग कराते हैं, तो उसकी वजह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी एक्सप्लोजन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू प्लेट्स। ओके दोस्तों, यहां पर ये जितना ज्यादा अच्छा ये क्या कहते हैं, इनके बीच में इंपैक्ट होगा, उतने अच्छे तरीके से ये फ्लायर प्लेट और टारगेट प्लेट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो जब ये फाइनली जुड़ते हैं, तो ये कुछ ऐसा आपको फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ये बहुत ही लेस एक्यूरेट मेथड है, एक्यूरेसी बहुत कम होती है इस मेथड की। पता चला आपको जोड़ना था यहां से यहां तक की लेंथ में, और जुड़ गया यहां से यहां तक की लेंथ में। भाई अब विस्फोट होने के बाद सामान कैसे कहां जाएगा, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जो सबसे मेन चीज होती है, वर्कर वगैरह जो होते हैं, वो भी मतलब ऐसे ही नॉर्मल वर्कर होते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया होता है, तो इस वजह से दिक्कत आती है। बाकी यहाँ पर एक और मेन चीज ये है, एक और लिमिटेशन ये है कि जो टारगेट प्लेट है, टारगेट प्लेट को बहुत रिजिडली होल्ड करना पड़ता है। टारगेट प्लेट रिक्वायर्ड टू होल्ड ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया सबको? इसका एप्लीकेशन आप अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्री जो आउटर एरियाज में हो रही होती है, स्पेशली इन आउटर एरियाज, जैसे कि आप कुछ डैम बना रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं, ऐसी कोई चीजें बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेथड आता है, वो है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मेथड। ये पिछले वाले दोनों समझ में आ गए? कहीं कोई डाउट, कुछ पूछना है? ऑटोजेनियस वेल्डिंग का मतलब ऐसा मेथड जिसमें हम लोग कोई फिलर मेटल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए आगे आते हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मेथड। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वो क्या, वो ये कि ये मेथड यूज किया जाता है ऐसी शीट्स को ज्वाइन कराने के लिए जो कि बहुत ही पतली होती हैं, वेरी थिन शीट्स। ऐसी शीट्स जिनकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, उन्हें आपस में ज्वाइन कराना हो तो उसके लिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मेथड जो होता है मोस्ट सुटेबल मेथड पाया जाता है। ओके, जैसे हमारे पास जो ये पेज होता है, कॉपी का पेज है, ऐसी कोई पतली पतली दो शीट हो, ओके, और इन्हें हमें आपस में ज्वाइन कराना है, तो वहां पर बाकी कोई और मेथड, क्योंकि भाई शीट ही इतनी पतली है तो वहां कैसे पेनिट्रेशन वगैरह कितना कम अचीव किया जाए। ओके, अब मान लिया कि 1 मिलीमीटर से भी कम, जैसे मान लिया कि 0.9 मिलीमीटर का या 0.8 मिलीमीटर की थिकनेस की शीट है, तो वहां पे भाई क्या नगेट बनेगा या कैसा कहते हैं, पेनिट्रेशन कितना कम रहेगा, कितना कम हीट कंसंट्रेशन रखा जाए कि जिसकी वजह से कम से कम पेनिट्रेशन बने। तो दोस्तों कोई मेथड वहां पर नहीं चल पाता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये अल्ट्रासोनिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी है, इस केस में इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी खासी है। लेट अस सपोज ये दो ऐसी शीट्स है हमारे पास जिन्हें हमें आपस में ज्वाइन कराना है। ओहो, ये तो हो गया।
ठीक है दोस्तों, ये इसका कुछ सेटअप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इसकी अगर हम नेमिंग कराएं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, तो ये हो गई थिन प्लेट्स, ये दोनों हैं थिन शीट्स, ऐसी शीट्स जिनकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम है। ओके, इट इज रेस्ट पैड, इट इज एनुअल। ये है दोस्तों, हम लोग एक मास अलग से हम लोग एक सफिशिएंट मास लगाते हैं। ये एक सिंपल रॉड है, और ये क्या है, ये है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है, ये हमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस प्रोवाइड कराता है। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस केस में अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आर प्रोवाइडेड ultrasonic vibrations are combined with the static clamping force. देख रहे हो मोड़ा पागल बनाएगा वो, अपन ने ले ली बॉल पकड़ा दी। पापा बोल, पापा 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 पापा। अरे सर म्यूट कीजिए। चलिए हो जाता है दोस्तों, कोई बात नहीं। Ultrasonic vibrations are combined with the static clamping force, which produces dynamic stresses which produces dynamic stresses between two thin sheets. Okay, two thin sheets. इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का मतलब लगभग 20,000 हर्ट्ज पे हम लोग वाइब्रेशंस प्रोवाइड कराते हैं। मतलब एक सेकेंड में 20,000 वाइब्रेशन, काफी इतने ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं कि हमें नॉर्मल आइज से देखने में पता ही नहीं चलता है कि वाइब्रेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों वाइब्रेशन हो रहा होता है, इतनी हाई क्या कहते हैं इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन ये हो रहा होता है। और इसमें भी ये 20,000 हर्ट्ज आप लिखें या फिर इसको आप 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ये 20 किलो हर्ट्ज से 60 किलो हर्ट्ज की रेंज में ये वाइब्रेशंस होते हैं। ये 20,000 हर्ट्ज तो मिनिमम ही मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रांसड्यूसर जो है ये इतना हाई इंटेंसिटी का वाइब्रेशन प्रोवाइड कराता है। ये इस रॉड को यहां पर इस तरीके से वाइब्रेशंस, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस इस रॉड में प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, इस रॉड के ऊपर एक सफिशिएंट मास भी रख देते हैं। अब इसकी वजह से, इस स्टैटिक क्लैंपिंग फोर्स की वजह से क्या होता है, ये दोनों जो शीट्स हैं, जो पतली पतली थिन शीट्स हैं, इनके बीच में कुछ डायनेमिक स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं और एक दूसरे के बीच में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ओके, ये डायनेमिक स्ट्रेसेस की वजह से एक दूसरे, इन दोनों प्लेट्स के बीच में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इन दोनों प्लेट्स का कुछ हिस्सा एक दूसरे के साथ डिफ्यूज कर जाता है। और ये डिफ्यूज करने के बाद एक दूसरे से इनका एक ज्वाइंट बन जाता है,
यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात ये है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये इस तरीके का वाइब्रेशन प्रोवाइड करने की वजह से हल्का सा ये दोनों जो शीट्स हैं ये हल्की सी गर्म भी हो जाती हैं। बहुत हल्का सा इनके बीच में जो वाइब्रेशन हो रहा है इसकी वजह से हल्का सा जो फ्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से कहते हैं क्या नाम, ये प्लेट्स हल्की सी गर्म भी होती हैं, लेकिन पे ये जो थिकनेस, ये जो हीट आती है ये बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर शीट्स of thickness लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से कम की अगर थिकनेस हो तो वहां पर ये मेथड सुटेबल होता है। अब चूंकि हीट बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है दोस्तों, तो इस मेथड में जो हीट अफेक्टेड जोन जो होता है HAZ, हीट अफेक्टेड जोन जो होता है वो मिनिमम हमें मिलता है। हीट अफेक्टेड जोन मिनिमम मिलता है हमें इस वेल्डिंग से। हमें जो हीट अफेक्टेड जोन जो प्राप्त होता है बहुत ही कम, बहुत ही पतला सा होता है। जब शीट्स ही इतनी पतली हैं तो उनके बीच में जब डिफॉर्मेशन ही इतना कम होगा तो ऑब्वियसली ये हीट इफेक्टेड जोन भी बहुत ही कम होगा। एप्लीकेशन अगर देखे जाए दोस्तों इस इंडस्ट्री, इस मेथड का एप्लीकेशन किस इंडस्ट्री में होता है, तो देखो दोस्तों क्या है कि ऐसी जगहों पे जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कभी अगर कुछ जो पतली पतली प्लेट्स होती हैं वो टूट फूट जाएं, उनको हमें बनाना हो, फिर से जोड़ना हो, फैब्रिकेशन वर्क करना हो, तो न्यूक्लियर रिएक्टर का फैब्रिकेशन वर्क में इसका काम होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत महंगा सामान होता है। ओके, लैपटॉप या टीवी में जो आईसी वगैरह लगी रहती है उसका जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है, आईसी का जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पर भी इसका अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का अच्छा खासा यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये हो गया अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मेथड। अब एक और इसी में आता है हमारे पास, वो है फ्रिक्शन वेल्डिंग। ये सब छोटे छोटे मेथड हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। जो चीजें पूछी जाती हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन पूछा जाता है, डायनामिक स्ट्रेस पूछा जाता है, लेस देन 1 मिलीमीटर की थिकनेस, हीट अफेक्टेड जोन मिनिमम होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं सर। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सही मायने में आपको सक्सेस अचीव करनी है तो शॉर्ट नोट्स अपने तैयार करते जाइए अभी से। वैसे तो देखिए मार्केट में कई सारे पब्लिकेशंस की एक हैंड बुक मिलती है, ठीक है ना, एक हैंड बुक मिलती है, लगभग लगभग सारी ही पब्लिकेशंस की हैंड बुक सिमिलर ही है। तो आप किसी के भी ले लें तो उससे आपको एक रफ आइडिया लग जाता है, लेकिन पे वो भी एक तरीके से शॉर्ट नोट्स ही है, लेकिन पे वो बहुत ही एक्स्ट्रा शॉर्ट हो जाता है, पूरा मैकेनिकल ही एक डायरी में हो जाता है। लेकिन वे क्या नाम, इतना भी शॉर्ट ना हो, हाँ थोड़ा तो इससे ज्यादा मतलब गुंजाइश रहती है, लेकिन ठीक है वो भी अच्छा ही, वो भी काफी हद तक सही है। हाँ, लेकिन मैं देखिए दिक्कत क्या कहते हैं कि आपको मैं सजेस्ट किया, दिक्कत नहीं कुछ भी, मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि भाई कोई दूसरी बुक जो होती है ना उससे अच्छा आप अपनी अगर एक डायरी बनाते हो, आप वैसी ही उतनी थिकनेस की अपनी एक डायरी बनाते हो और उसमें सारी चीजों को खुद अपने हाथ से लिखते हो, तो ये आपको भी अच्छे से आइडिया होगा दोस्तों कि हर आदमी अपनी हैंड राइटिंग को सबसे अच्छे तरीके से समझता है, अपनी हैंड राइटिंग को हर आदमी सबसे अच्छे तरीके से समझता है। और रिवीजन टाइम में जब लास्ट का आखिरी एक हफ्ता आता है, अभी आप लोगों में से कई लोग थर्ड ईयर में हैं,
कोई फोर्थ ईयर में है क्या? फाइनल ईयर में है कोई? आप लोगों में से कोई फाइनल ईयर में है क्या? यस सर। कितने लोग हैं, कौन कौन है? यहाँ तो बस मैं ही हूँ सर। अच्छा, हाँ, तो देखो स्टूडेंट डियर, आपको शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत काम इस चीज में आता है कि जब फरवरी के हफ्ते में, जैसे मान लीजिए 5 फरवरी को गेट का पेपर है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि भाई आखिरी का जो हफ्ता है उसमें कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना चाहिए, लास्ट वीक में केवल रिवीजन करना चाहिए। तो आखिरी के 3 दिन हैं, 2 दिन हैं, 1 दिन है, या फिर 1 हफ्ता बचा, उस समय आपको रिवीजन करने में सबसे आसानी होगी अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनते हैं, बस मैंने एक हेडिंग डाली, पूरी राम कहानी नहीं लिखना है, डायग्राम भी बनाओ चाहे ना बनाओ, बस ये लिखा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक हेडिंग डाली, उसके सामने लिखा अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, डायनेमिक स्ट्रेसेस लेस देन 1 मिलीमीटर, एक्सजेड मिनिमम, न्यूक्लियर रिएक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, बस ये 5-6 वर्ड लिखे, ये एक पैराग्राफ हुआ, 4 लाइनों का, 3 से 4 लाइनों का हुआ, कंप्लीट हो गया एक मेथड। ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक मेथड के आपको नोट करके रखने चाहिए, और प्रोडक्शन जैसे सब्जेक्ट में तो डेफिनेटली एक शॉर्ट नोट्स बनाना ही चाहिए। काम बहुत आएगा आपको। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास अभी समय है, अभी से अपनी चीजें तैयार करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये है फ्रिक्शन वेल्डिंग मेथड। फ्रिक्शन वेल्डिंग मेथड में क्या होता है? फ्रिक्शन वेल्डिंग मेथड में हमारे पास ये एक ऐसा मेथड है ये भी 2 सिलेंडर्स को आपस में ज्वाइन कराने का ही मेथड है। इस मेथड से भी हम लोग 2 सिलेंडर्स को आपस में ज्वाइन करा सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसे हमने फ्लैश बट वेल्डिंग पढ़ी थी, वैसी ही ये भी एक मेथड है जो कि 2 सिलेंडर्स को आपस में ज्वाइन कराने के काम में आती है। ठीक है, ये हमारे पास ये 2 सिलेंडर्स हो गए। ओके, इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग अच्छा नहीं, ये बीच वाली लाइन ऐसी नहीं बनेगी। इनको हम लोग क्या करते हैं कि आपस में ज्वाइन कराना चाहते हैं, एक ज्वाइंट बनाना चाहते हैं। तो इसमें से एक सिलेंडर जो होता है, इसमें से एक सिलेंडर जो होता है वो बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करना की उसको सेटअप रखा गया होता है। ये हाई स्पीड पे रोटेट कर सकता है, और ये एक्सियल मूवमेंट करता है। ओके, ये एक एक्सिस में आगे पीछे मूव हो सकता है ये वाला सिलेंडर, और ये वाला लेफ्ट हैंड वाला बहुत हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो ये सेटअप किसी में भी हो सकता है, हो सकता है राइट वाला हाई स्पीड से रोटेट कर रहा हो और लेफ्ट वाला एक्सियल मूवमेंट करता हो। तो यहां पर फिर आप क्या करोगे, जब आप इन दोनों प्लेट्स को लाकर इन दोनों पाइप्स को ले आओगे और एक दूसरे से टच करा दोगे, ठीक है ना, एक दूसरे से आपने इन्हें टच करा दिया, ठीक है ना। तो ये जो इनका इंटरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, यहां पर ये दोनों सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होने की वजह से फ्रिक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फ्रिक्शन करेंगे। फ्रिक्शन होगा तो ऑब्वियसली आपको पता है, फ्रिक्शन होगा तो ऑब्वियसली हीट जनरेट होगी, और ये जो हीट होगी वो सबसे पहले ये कॉर्नर सेक्शन में ही
एक्यूमुलेट होना, कंसंट्रेट होना शुरू करेगी। धीरे धीरे तो पूरे पूरे पाइप का ही टेम्परेचर बढ़ सकता है अगर आप इसको ना रोकें, इस फ्रिक्शन को ना रोकें, या फिर मतलब कहते हैं एक टाइम आएगा कि धीरे धीरे टेम्परेचर पीछे की ओर भी मूव करता है, लेकिन पे स्टार्टिंग में मैक्सिमम हीट कंसंट्रेशन जो होता है वो यहीं पर होता है। ओके, ये वाला जोन जो है इसका, ये इस वाले पाइप का ये जोन और इस वाले पाइप का ये जोन, ये दोनों गर्म हो जाएंगे। अब जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों मटेरियल सॉफ्ट हो जाएंगे, दोनों का मटेरियल सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों का मटेरियल सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी भी क्या हो रहा है, हमने क्या किया, इसको हमने स्टार्टिंग में सेटअप तो ऐसा था कि भाई ये रोटेट कर सकता है और ये आगे बढ़ सकता है, तो हमने स्टार्टिंग जब करी तो इसको अभी फिक्स रखा हुआ, रोटेट नहीं कराया, इसको केवल मूव कराया। ओके, ये वाला मूव कराया फर्स्ट स्टेज में। जब टच हो गया, कांटेक्ट बन गया, तो हमने क्या किया, अब इसको दूसरे वाले को रोटेट कराना शुरू कर दिया है, इसको रोटेट कराना शुरू कर दिया। ओके, अब ये रुका हुआ है अपनी जगह पे। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इसको हम लोग इस पे फिर से फोर्स लगाएंगे, और इसको इसके अंदर डिफ्यूज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से ये पाइप्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा। स्टार्टिंग में यहां पे था, जैसे मान लीजिए अब इसका कुछ एल लेंथ था और ये एल लेंथ था, तो ये दोनों जब आप सॉफ्ट हो गया मटेरियल तो आपने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर फिर से प्रेशर देते हो। अब जब ये सफिशिएंटली कॉर्नर की जो सफिशिएंट लेंथ जब हीट हो जाएगी, सफिशिएंट टेम्परेचर अचीव कर लेगा, सफिशिएंट सॉफ्टनेस आ जाएगी कॉर्नर पे, तो इसको घुमाना बंद कर देंगे और इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे तो दोनों का जो कॉर्नर का मटेरियल जो सॉफ्ट हो गया है वो एक दूसरे में डिफ्यूज कर जाएगा। एक दूसरे में डिफ्यूज करेगा तो हमारा ये एक ऐसा परमानेंट जॉइंट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें इस एक पाइप को जिसको हम लोग रोटेट करा रहे हैं, ये काफी हाई स्पीड पे रोटेट कराया जाता है, लगभग 6000 आरपीएम तक की स्पीड पे इसे रोटेट कराते हैं। इसमें कॉर्नर्स हीट हो जाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन। ओके, ये फ्रिक्शन की वजह से ये मेथड आता है। जब ये कॉर्नर्स सॉफ्ट हो जाते हैं तब प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या डिफ्यूजन हो रहा है सारे ही केसेस में, और हमारे ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। इसका भी सिंपल यही मेथड रहता है। एक इसमें अच्छा एक और आता है, ये है फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग क्या कहती है, ये मेथड तो आजकल आपको कहीं दिखाई ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ गांव वगैरह में कुछ जो लोहार होते हैं वही इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, विलेज ब्लैक स्मिथ ही आज की एक में बस इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं और जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही कम रिजल्ट सामने आता है।
तो इस वजह से हम लोग इस फोर्ज वेल्डिंग को आजकल इंडस्ट्री में कहीं पर भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्या होती है ये फोर्ज वेल्डिंग? फोर्ज वेल्डिंग एक तरीके से आप अगर कहें तो वेल्डिंग या फिर दो मेटेलिक प्लेट्स को या दो मेटेलिक कंपोनेंट्स को ज्वाइन कराने का, दो मेटेलिक कंपोनेंट्स को ज्वाइन कराने का ये ओल्डेस्ट मेथड होता है। ओके, दो मेटेलिक कंपोनेंट्स को ज्वाइन कराने का ओल्डेस्ट मेथड होता है। इसमें ओल्डेस्ट मेथड है जो हम लोग को ह्यूमन काइंड को जो पता है, जो सबसे पुराना जो मेथड है वो यही है। इसमें क्या करते हैं, इसकी मदद से पुराने जमाने में कई सारे हथियार वगैरह बनाए जाते थे, कई सारे आर्म्स या मतलब यही लड़ाई करने के लिए कई सारे हथियार वगैरह बनाए जाते थे। इसमें क्या करते थे कि जिन दो मेटेलिक कंपोनेंट्स को हमें आपस में ज्वाइन करना होता था, उन दोनों को हम लोग गर्म करते थे, ठीक है ना। उन दोनों को गर्म करते थे, मेटेलिक कंपोनेंट्स को, जिन्हें ज्वाइन कराना है, मेटेलिक कंपोनेंट्स टू बी ज्वाइंड, इन्हें हम लोग गर्म करते थे, हाई टेम्परेचर देते थे, हीट देते थे, इतनी हीट देते थे कि एकदम ये रेड हॉट हो जाए। ओके, जब ये रेड हॉट हो जाते थे ये दोनों मेटल कंपोनेंट्स, तो एक दूसरे के ऊपर रख करके फिर हथौड़े से पीटना शुरू करते थे। ओके, रेड हॉट हो जाता है जब कोई भी मेटल है, तो वो उसमें उसकी कुछ ब्रिटलनेस कम हो जाती है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस या डक्टिलिटी बढ़ जाती है। तो जब आप उसको स्मिथ से पीटते हो, आप मतलब कि फोर्जिंग करते हो या फिर कहते हैं क्या नाम है, आप हैमर से पिटाई करते हो इन दोनों मेटेलिक कंपोनेंट्स की, तो धीरे धीरे वो डिफॉर्म होने लगता है। तो मान लिया मुझे कुछ ऐसा कुछ एक जॉइंट बनाना है दो मेटेलिक कंपोनेंट्स का, तो मैं ऐसे रखूंगा, इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखूंगा और पीटना शुरू करूंगा। धीरे 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 ये इस तरीके से ये एक जॉइंट बन करके तैयार हो जाता है। मतलब ये दोनों जो मेटेलिक कंपोनेंट्स जो स्टार्टिंग में कंप्लीटली फ्लैट थे, ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े बेंड हो जाते हैं, और फिर जब ये बेंड हो जाते हैं तो फिर जब ये अपना डिफाइंड शेप ले लेते हैं, तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, और फिर ठंडा होकर के ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो डिजायर्ड शेप रहता है उस शेप को एक्वायर कर लेता है। ये रेड हॉट करने के बाद फिर हम लोग हैमर से इसको हम लोग इम्पैक्ट लोडिंग करते हैं, और इम्पैक्ट लोडिंग करने पर फिर हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इम्पैक्ट लोडिंग करने के बाद जो शेप आता है उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और हमारा इससे ये इम्पैक्ट लोडिंग कराने से हमारा एक ज्वाइंट बन जाता है। ये ज्वाइंट को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ये हमारा फिर फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मेथड है बहुत ज्यादा एफर्ट कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग और हाई एफर्ट्स इसमें लगते हैं, देयरफॉर रेयरली यूज होता है आजकल, बहुत ही कम जगहों पे यूज करते हैं। केवल और केवल गांव में जो लोहार होते हैं, विलेज ब्लैक स्मिथ, वही इस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई फोर्ज वेल्डिंग। इसके ऊपर भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए हैं। इंडस्ट्रीज में कहीं पर भी यूज नहीं होता है ये मेथड आजकल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा फोर्ज वेल्डिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग क्या होता है? सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
सोल्डरिंग तो आप लोगों में से कई लोगों ने देखी होगी और शायद कुछ लोगों ने करी भी हो। अगर बीटेक में अपने कॉलेज में आपने रोबोटिक्स कंपटीशन में कभी टेक पार्ट किया हो या फिर आपकी किसी फ्रेंड ने किया हो तो आपने देखा होगा उसे सोल्डरिंग करते हुए। और भी कई जगहों पर घर में भी जो हमारे कुछ जो टीवी या ऐसे कुछ जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें भी हम लोगों को सोल्डरिंग करनी पड़ती है कभी कभी। तो देखो होता क्या है, ये दोनों ही मेथड जो हैं ये दोनों ही मेथड बेस्ड होते हैं, ये दोनों ही मेथड बेस्ड होते हैं कैपिलरी एक्शन पे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही मेथड बेस्ड होते हैं कैपिलरी एक्शन पे। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि किसी एक पतले से पाइप में कोई लिक्विड या तो ऊपर चढ़ जाए, राइज हो जाए उसका, या तो वो लिक्विड का फॉल हो जाए, नीचे गिर जाए। ओके, जब आप पानी, आपने किसी जार में कोई पानी लिया, अगर वाटर लिया, और इसके बीचों बीच में एक कोई पतला सा पाइप अगर डाल दिया तो क्या होता है कि ये जो सेक्शन है ये यहां बीचों बीच में पानी जो होता है ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, वाटर ऊपर चढ़ जाता है। मरकरी के केस में आप देखोगे तो मरकरी में वो नीचे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा एडहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। ये जो वाटर के कंपोनेंट्स का बीच में आपस में जो कोहेसिव फोर्स है वो कम होता है, और वाटर और जो ग्लास के बीच में जो एडहेसिव फोर्सेस है वो ज्यादा होता है। तो एडहेसिव फोर्सेस की वजह से वाटर राइज कर जाता है। वहीं मरकरी के केस में देखें तो मरकरी का खुद का जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू मरकरी और कांच के बीच में जो एडहेसिव फोर्स होता है। तो आप कांच ऊपर खींचेगा लेकिन पे मरकरी तो अपने आप को ही नीचे खींच लेता है, तो इस वजह से वो नीचे आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात का और खास ख्याल रखना होता है कि ये जो कैपिलरी एक्शन होता है वो केवल बहुत पतले पाइप्स में ही आपको देखने को मिलता है। बहुत ही कम कहीं पर अगर कोई डायमीटर है किसी होल में तो उसी में कैपिलरी एक्शन आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली 3 मिलीमीटर से कम की अगर जगह हो, 3 मिलीमीटर से कम की जगह हो, वहीं पर कैपिलरी एक्शन पॉसिबल हो पाता है। 3 मिलीमीटर से ज्यादा की जगह में कैपिलरी एक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। कैपिलरी एक्शन का एक और आप देखें, अगर आप क्या करें अपने घर में किसी एक रस्सी पे आप एक कोई तौलिया टांग दें या कोई चादर टांग दें और उसका एक सिरा जो है उसको नीचे एक बाल्टी पानी भर करके उसमें उस चादर का एक सिरा बस डाल दें, ठीक ना। बाकी पूरी चादर टंगी हुई रस्सी के ऊपर सिर्फ एक कोना डाल दें आप इस चादर में, और फिर चले जाएं अपने कॉलेज, स्कूल, कोचिंग, कहीं भी मार्केट वार्केट चले जाएं। 2-3 घंटे बाद जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि वो पूरी चादर भीग चुकी होगी, पानी नीचे से ऊपर चढ़ गया होगा। तो कपड़े के बीच में जो छोटे छोटे जो होल होते हैं कपड़ों में, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, ये जाड़े में ये जैकेट वैकेट क्यों पहननी पड़ती है? क्योंकि ये हवा को घुसने नहीं देता है। बाकी जो कपड़े होते हैं, नॉर्मल कपड़े जो होते हैं, शर्ट पैंट या चादर वगैरह, तौलिए वौलिए, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे होल्स से जाड़े वगैरह में हवा जो होती है वो अंदर घुसती है और ठंड लगती है हमें। बाकी यही जो छोटे छोटे होल्स है, इन्हीं छोटे छोटे होल्स में ये वाटर ऊपर चढ़ जाता है, और ये कैपिलरी एक्शन आपको ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। पुराने जमाने में जो ढिबरी वगैरह यूज करते थे गांव वगैरह में, लालटेन या ढिबरी, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता था कि नीचे से तेल ऊपर चढ़ जाता था। या दिए वगैरह में हम लोग जो यूज करते हैं कि एक बाती उसमें डाल देते हैं और तेल नीचे से ऊपर चढ़ जाता है। आप ऐसे ही देखो, अगर आप वहां पे देखो जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में जड़ में हम लोग पानी डालते हैं और पूरे पौधे में पानी पहुंच जाता है, वो भी यही कैपिलरी एक्शन का ही एक एग्जाम्पल होता है। तो एफएम भी एक बहुत ही शानदार चीज है। हाँ, बाकी कहते हैं क्या नाम है, ये मतलब एफएम का टॉपिक है। बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं एफएम में जो कि आपको देखने को मिलते होंगे। तो अभी हमें एफएम पे नहीं जाना है, हमें बस सोल्डरिंग ब्रेजिंग को कवर करना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है सोल्डरिंग, क्या होता है ब्रेजिंग।
यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग एक ऐसा सेटअप बनाते हैं जिसमें कि बहुत कम गैप वाला, मतलब कि हम लोग को जिन चीजों को आपस में ज्वाइन कराना है उनको हम लोग काफी पास पास ले आके रखते हैं, और वहां पर हम लोग पूरी की पूरी लेंथ पे नहीं, पूरा सेक्शन पे हम लोग मोल्टन मेटल या फिर ये फिलर मेटल को पूरे सेक्शन में हम लोग नहीं पहुंचाते हैं, केवल एक जगह पे ड्रॉप करते हैं, और एक ही जगह पे ड्रॉप करने पे वो अपने आप ही वो जो ये लिक्विड मेटल या जो फिलर मेटल है वो पूरे अपने आप ही पूरे गैप को भर लेता है, अपने आप ही उस पूरे गैप में ऊपर चढ़ना हुआ या नीचे जाना हुआ, जहां भी जाना हुआ दाएं बाएं, वो गैप में अपने आप ही फिलर मेटल, लिक्विड स्टेट में जो फिलर मेटल होता है, मोल्टन फिलर मेटल, वो अपने आप ही वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में ये इस तरीके का काम होता है। बाकी एक कुछ छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, मेन जो प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल दोनों का सेम है, ये दोनों ही मेथड बेस्ड ऑन, इनका बेसिक प्रिंसिपल है कैपिलरी एक्शन। इनका बेसिक प्रिंसिपल है कैपिलरी एक्शन। आगे आप देखो, यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हीट प्रोवाइड कराने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। सोल्डरिंग में हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग कराते हैं। सोल्डरिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि उसमें हम लोग के पास एक डिब्बी में एक फिलर मेटल रहता है, और एक सोल्डरिंग आयरन, हमारे पास एक सोल्डरिंग रॉड, एक डिवाइस होता है, पीछे से प्लास्टिक लगा रहता है, वहां से हम लोग पकड़ते हैं और उसमें एक वायर निकल रही होती है, वो वायर लगा देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगा देते हैं। अब वो करंट फ्लो हो रही होती है, और आगे जैसे हमारे पास पिलास या पेचकस होता है, आगे मेटल होता है, वैसे ही उसमें भी सोल्डरिंग रॉड में भी आगे मेटल होता है। तो उसमें पीछे से जो करंट आ रही है, उस करंट की वजह से ये जो आगे वाला पोर्शन होता है वो गर्म हो रहा होता है। ओके, आगे वाला पोर्शन गर्म हो रहा होता है, और उसमें क्या होता है, फिर हम लोग इस आगे वाले पोर्शन को पहले तो थोड़ा सा पेस्ट लेते हैं, वो थोड़ा सा फिलर मेटल लेते हैं, और एक हमारे पास एक और वायर रहती है, उसको इसके साथ टच कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब टच कराते हैं, अच्छा नहीं, वो फिलर मेटल की वायर होती है, वो फिलर मेटल की होती है, और ये जो हमारे पास डिबिया में होता है वो फ्लक्स होता है। ठीक है ना, तो फिलर मेटल की वायर लेकर के उसमें कभी कभी अगर फ्लक्स लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो बिना फ्लक्स के ही हम लोग इनको आपस में टच कराते हैं। ये फिलर मेटल की जो वायर है, ये जब सोल्डरिंग आयरन के साथ टच कराई जाती है तो ये इसको टेम्परेचर मिलता है, हीट मिलती है, और हीट की वजह से ये मेल्ट करके नीचे ड्रॉप होने लगता है। ड्रॉप होता है तो जो वायर्स वगैरह रहती हैं उनको हमने पहले से थोड़ा सा हल्का सा हाथ से ज्वाइन कर दिया होता है, और फिर उनके वायर्स के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये वायर्स है हमारी, तो ये वायर्स ऐसे रखी हुई हैं, तो यहां पर जब फिलर मेटल, लिक्विड फिलर मेटल गिरेगा, यहां पर जब, अरे यार, ये वायर्स हैं, ये यहाँ पर जब लिक्विड फिलर मेटल जब गिरेगा ऊपर से, तो ये वायर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर लेंगे। ओके, चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ये इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। तो यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट चीज जाननी बहुत जरूरी है कि क्या क्या डिफरेंस है। मेन जो सिमिलरिटी है वो तो हमने जान लिया कि भाई सिमिलरिटी है कि भाई दोनों ही कैपिलरी एक्शन पे बेस्ड होते हैं, लेकिन भाई डिफरेंस भी जानना बहुत जरूरी है, क्या अंतर है, तभी तो ये दो अलग अलग मेथड है। अदरवाइज सब कुछ सेम होता तो ये एक ही मेथड ना हो जाते। तो इनके बीच में डिफरेंस ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा ही डिफरेंस कर लेंगे अगर हम लोग, तो इंडिविजुअल ये क्या क्या है वो भी हमें समझ में आ जाएगा।
चलिए आइए देखते हैं, एक साइड में लिख देते हैं अपने सोल्डरिंग और दूसरी साइड में लिखते हैं ब्रेजिंग। देखिए यहां पर क्या होता है, सोल्डरिंग में इसेंशियली जो फिलर मटेरियल यूज किया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बेस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से तो कम होता ही है, साथ ही साथ 430 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। ओके, 430 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है सोल्डरिंग में। यहां पर हम लोग जो फिलर मटेरियल यूज करते हैं, आप ऐसा लिखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ filler material is less than 430 डिग्री सेल्सियस and also less than melting point of base metal। ऐसा करते हैं, इसको पॉइंट वाइज कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ब्रेजिंग में अगर देखें तो ब्रेजिंग में क्या होता है, देखिए सोल्डरिंग तो आप लोगों ने देख ली, ब्रेजिंग में क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया सोल्डरिंग का इस्तेमाल हम लोग अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को जोड़ने में करते हैं। तो ब्रेजिंग में क्या होता है, ब्रेजिंग का इस्तेमाल हम लोग पाइप्स जो होते हैं उन पाइप्स का लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए करते हैं। ओके, ब्रेजिंग का इस्तेमाल, अब पाइप्स के लिए मैंने आपको पहले भी 2 मेथड और बताए हैं, पाइप्स के लिए 2 मेथड मैं और बता चुका हूं, एक तो फ्रिक्शन वेल्डिंग और उसके पहले एक आपके पास ये बट वेल्डिंग, ठीक है ना, ये फ्लैश बट वेल्डिंग। लेकिन पे फ्रिक्शन वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग का जो सेटअप है वो हर जगह अवेलेबल करा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसको आउटर एरियाज में जहां पर हम लोग पाइपलाइन वगैरह बिछा रहे हैं, मोटे मोटे पाइप्स हम लोग आउटर एरियाज में लेकर जा रहे हैं, वहां पर हर जगह फ्लैश बट वेल्डिंग और फ्रिक्शन वेल्डिंग की मशीन या सेटअप लेके पहुंचना मुश्किल होता है। तो ये ब्रेजिंग का सेटअप जो है बहुत ही सिंपल सेटअप है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक तो फिलर मेटल की रॉड होती है और हमारे पास एक फ्लेम हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। उस फ्लेम का इस्तेमाल करके हम लोग, जो फ्लेम का इस्तेमाल करके आग लगाते हैं वो कंट्रोल्ड आग होती है, तो उसे फ्लेम कहते हैं, कंट्रोल्ड वे में रहती है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करके इस फिलर मेटल को मेल्ट करते हैं और इस फिलर मेटल की पोजिशनिंग ऐसी करते हैं, रॉड की पोजिशनिंग ऐसी करते हैं कि जो फिलर मेटल मेल्ट करके गिरे तो ये दोनों जो पाइप्स हैं जिन्हें हमें आपस में जोड़ना है, ये दोनों पाइप है, ये पाइप और ये पाइप, तो इनका ये जो ज्वाइनिंग सेक्शन है ओके, ये यहीं पर गिरे, एकदम यहीं पर गिरेगा। तो ये बड़ी आसानी से इसको भर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों का खास ख्याल रखना होगा। तो ब्रेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये सोल्डरिंग में तो हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से हीट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ब्रेजिंग में फ्लेम का यूज करके हीट प्रोड्यूस करते हैं और पोजिशनिंग ऐसी कराते हैं इलेक्ट्रोड की कि वहीं पर मोल्टेन मेटल गिरे जहां पर ये पाइप का ज्वाइंट है। अब ऊपर से आप एक जगह बस गिरा रहे हो, ठीक है ना, बस ऊपर से एक गिरा रहे हो
और ये अपने आप ही पूरी की पूरी इधर साइड से भी नीचे आ जाता है और इधर साइड से भी नीचे आ जाता है। ये जो फिलर मेटल होता है अपने आप ही पूरा पूरा भर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैपिलरी एक्शन की वजह से ही ऐसा हो पाता है। आइए देखते हैं इन चीजों को, लिख लीजिए। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें जो फिलर मेटल यूज किया जाता है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट तो 430 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा होता है, लेकिन बेस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। 430 डिग्री सेल्सियस एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। जनरली ये जो सोल्डरिंग होती है वो 280 285 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, और ये जो ब्रेजिंग होती है ये कुछ 550 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका काम किया जाता है। तो 430 से कम रहेगा सोल्डरिंग में, और ब्रेजिंग में 430 से ऊपर, लेकिन बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम। अब बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट अगर यार कम से कम एल्युमिनियम की पाइप अगर यूज करोगे तो भी क्या कहते हैं 700 डिग्री सेल्सियस तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे तो आपसे कह रहा है कि 430 से ही कम है, तो जब 430 से ही कम है तो वो 700 से तो कम होगा ही होगा। ठीक है ना, किसी भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट तो ये कम ही होगा। और यहाँ पे केस है कि भाई 430 से ज्यादा होना चाहिए। तो 430 से ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा, वो किसी भी मेटल की जो बेस मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, तभी ये यहाँ पर फिल करेगा। अदरवाइज कहीं मान लीजिए बेस मेटल हमारा 700 डिग्री सेल्सियस के मेल्टिंग पॉइंट वाला एल्युमिनियम की रॉड लिया हमने, और कोई ऐसा फिलर मटेरियल यूज कर लिया जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता है, तो उसको आप 1000 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करके यहाँ पे जब छुआओगे तो पता चला कि फिलर मटेरियल के हाई टेम्परेचर की वजह से पाइप ही ना मेल्ट हो जाए कहीं। ठीक है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेंज दे दी कि 430 से ऊपर, लेकिन पे बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि यहां पर जो फिलर मेटल यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं अक्सर। एक तो लेड और टिन, alloys of lead and tin। ओके, ये क्या होते हैं, ब्रेजिंग में जो फिलर मटेरियल यूज किया जाता है वो एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक होता है, कॉपर एंड सिल्वर होता है, एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कुछ चीजें हैं। एक और डिफरेंस होता है इनके बीच में, लिख ही लेते हैं। हीट जो प्रोड्यूस की जाती है सोल्डरिंग में वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूज करके हीट प्रोड्यूस की जाती है, जबकि ब्रेजिंग में जो हीट प्रोड्यूस होती है, ब्रेजिंग में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो एक कंट्रोल्ड फ्लेम की हेल्प से की जाती है।
यहां पर दोस्तों सोल्डरिंग में जो फिलर मटेरियल यूज होता है उसे हम लोग सोल्डर के नाम से जानते हैं, जबकि यहां पर जो फिलर मटेरियल यूज होता है उसे हम लोग स्पेल्टर के नाम से जानते हैं। ओके, सोल्डरिंग में दोस्तों जो फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, वो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है, जबकि यहां पर ब्रेजिंग में जो फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है वो बोरेक्स या बोरिक एसिड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों जो ज्वाइंट बनता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है कंपैरेटिवली, एक दूसरे जो आप कंपेयर करेंगे सोल्डरिंग को और ब्रेजिंग को, इन दोनों को आप आपस में जब कंपेयर करते हो तो सोल्डरिंग की स्ट्रेंथ कम होती है, जबकि ब्रेजिंग की जो स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली ज्यादा आती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखा जाए तो सोल्डरिंग में दोस्तों इसका एप्लीकेशन कहां पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें जोड़ने में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में या फिर रोबोटिक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं ये जो ब्रेजिंग है, ब्रेजिंग का एप्लीकेशन अगर देखें तो पाइप्स के लीक प्रूफ ज्वाइंट्स, पाइप्स के लीक प्रूफ ज्वाइंट्स बनाने के लिए हम लोग पाइप फिटिंग में, ऐसा लिखिए, पाइप फिटिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर पाइप्स के लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने में या फिर गैस पाइपलाइन बिछाने में कोई भी पाइपलाइन बिछानी है, केमिकल पाइपलाइन
कोई भी पाइपलाइन बिछानी है उसमें इसका इस्तेमाल हम लोग काफी ज्यादा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देख लिया सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारा सोल्डरिंग ब्रेजिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये पेज अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बनाइएगा अच्छे से। ये सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं, हर एक चीज यहां पर जितने भी डिफरेंसेस लिखे हुए हैं इनसे सभी से एक एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, जिसको बिल्कुल भी हमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। यहां पर दोस्तों अगर हम लोग देखें एक और चीज बचती है, वो है वेल्डिंग डिफेक्ट्स। अच्छा, एक चीज अनाउंसमेंट करनी थी मुझे, वो ये कि कल से हम लोगों की क्लास थोड़ा पहले लगेगी। अभी आजकल जो 10 बजे वाली रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि 10 बजे एकदम क्लास बंद ही कर देनी है हर हालत में, उसकी वजह से उसी समय जब ये आया था डिसीजन, अनुराग सर ने तभी कहा था कि उसी समय ये कहा था कि 2-3 दिनों में क्लासेस आपकी थोड़ी पहले हो जाएंगी। मैंने बताया भी था आपको। तो कल से हम लोग 7:30 बजे से अपनी क्लास रख लेते हैं। ठीक है, मेरी बात हुई थी सर से, तो सर ने बोला कि आप ही अनाउंस कर देना अपने हिसाब से। तो 7:30 बजे से रखें, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आ जाइएगा आप लोग। यस सर। कल से जो क्लास टाइमिंग्स हैं वो हम लोग, मेरी आवाज सब तक पहुंचे ना भाई? यस सर। यस सर। फ्रॉम टुमारो एंड ऑनवर्ड्स, कल से और उसके आगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की क्लास स्टार्टिंग टाइम 7:30 AM। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए होता क्या है ना कि जैसे 8 बजे की क्लास रहती है तो कभी कभी मैं भी 2-4 बार लेट हो जाता हूँ, कभी कभी आप लोग भी लेट हो जाते हैं। तो आते आते इफेक्टिवली क्लास 8:15 बजे से शुरू हो पाती है। ठीक है ना, और चूंकि 10 बजे का रिस्ट्रिक्शन है तो एकदम मतलब हर हालत में मुझे 9:59 पे तो खत्म कर ही देना है, बल्कि कभी 9:55 पे या 9:50 पे भी हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि भाई एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे का तो इफेक्टिव टाइम तो मिल ही जाए एवरी डे। तो अगर 7:30 से रहेगा तो आते आते हर आदमी 5-7 मिनट में पहुंच ही जाएगा, और हमें एक इफेक्टिवली 2 घंटा तो मिनिमम मिलेगा ही, 2 से 2.25 घंटे मिल ही जाएंगे। और थोड़ा बहुत जो भी टाइम एक्स्ट्रा रहता है उसको हम लोग न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चीजें क्या कहते हैं हम ही लोगों के लिए, सभी के लिए अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कल से क्लास 7:30 बजे में। एक बार सभी लोग कमेंट में मुझे बता दें कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। नो सर। ठीक है, तो आज जो लोग आपकी क्लास में नहीं है संडे की वजह से, अभी 6-7 लोग दिख रहे हैं मुझे, तो जो लोग नहीं हैं वो, अच्छा है तो कई लोग, 1 2 3 4 5 6, वही लोग हैं। ठीक है, तो मतलब जो लोग नहीं है प्रेजेंट आपके क्लासमेट्स, उनको बता दीजिएगा कि कल से क्लास टाइमिंग 7:30 AM है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है वेल्डिंग डिफेक्ट्स, कोशिश करते हैं कि हो जाए, नहीं हो पाएगा तो कल देख लेंगे। कल से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मेटल कटिंग एंड मशीनिंग। ठीक है ना, गेट एग्जाम में अभी तक जो 900 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए माय डियर स्टूडेंट्स।
गेट एग्जाम में 900 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, उन 900 क्वेश्चंस में से 300 के आसपास क्वेश्चन तो अकेले मेटल कटिंग एंड मशीनिंग से पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों को उसे भी कवर करना है। तो कल से वो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो जरूर रहिएगा प्रेजेंट। देखिए यहां पर एक डिफेक्ट आता है जिसका नाम है वेल्ड पोरोसिटी। वेल्ड पोरोसिटी है पहला डिफेक्ट। क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है कि जब कभी वेल्ड पूल में एटमॉस्फेरिक गैसेस एंटर कर जाती हैं, वेल्ड पूल में एटमॉस्फेरिक गैसेस एंटर कर जाती हैं, तो उसके वजह से ये जो हमारा जो वेल्ड जो ज्वाइंट बनता है उसकी स्ट्रेंथ, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है और उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का रीजन ये है कि हमने कोई खराब इलेक्ट्रोड यूज कर लिया होता है। डैम्प इलेक्ट्रोड्स का यूज करने पर ऐसा होता है। तो रेमेडी क्या हो जाएगी? रेमेडी हो जाएगी आप इलेक्ट्रोड प्रॉपर तरीके से यूज करो और वेल्डिंग मेथड का प्रॉपर सिलेक्शन करो। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग मेथड। रॉन्ग वेल्डिंग मेथड की वजह से भी ऐसा होता है, जहां पर हमें इनर्ट गैस वाला मेथड यूज करना था, क्या पता वहां पर हमने बिना इनर्ट गैस की ही काम चलाने की कोशिश की है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो सही इलेक्ट्रोड और सही वेल्डिंग मेथड का इस्तेमाल करोगे तो ये वेल्ड पोरोसिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसमें हमें वेल्डिंग मेथड, सही वेल्डिंग मेथड के इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? इनर्ट गैस का प्रॉपर, इनर्ट गैस वाले मेथड का इस्तेमाल करना। अगला इसमें एक आता है हमारे पास प्रॉब्लम, वो है नाम है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग क्या होता है? स्लैग होता है दोस्तों जब फ्लक्स ऑक्साइड के साथ मिक्स होकर के स्लैग बनाता है। स्लैग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, डेंसिटी कम होती है और फ्लूइडिटी बहुत अच्छी होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट कम रहा, स्लैग बना। उसके बाद डेंसिटी कम है, ये भी मानते हैं, डेंसिटी कम है तो ऊपर आना, लेकिन फ्लूइडिटी बहुत खराब है, या फिर डेंसिटी कम नहीं है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट ही आप कह लो उतना कम नहीं है, तो क्या कहते हैं लिक्विड नहीं बना। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, वैसे जनरली तो ये मेल्टिंग पॉइंट तो कम रहता ही है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो कम है लेकिन डेंसिटी और फ्लूइडिटी अच्छी ना होने की वजह से, मतलब डेंसिटी कम ना हुई और फ्लूइडिटी अच्छी ना हुई, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो स्लैग बनेगा वो ऊपर नहीं आ पाएगा और वेल्ड पूल के सॉलिडिफाई होने के पहले ऊपर नहीं आ पाएगा और अंदर ही पड़ा रह जाएगा। तो ये जो ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्लैग इंक्लूजन। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को इसकी जो जड़ है उस पे वार करना होगा कि भैया वही ना बनेगा, कहते हैं क्या नाम है, ऑक्साइड फॉर्मेशन ही ना होने पाए, ताकि स्लैग का झमेला ही ना आए। ओके, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? इनर्ट गैसेस देंगे। इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल करने पर, या फिर एक प्रॉपर फ्लक्स कोटिंग कर, जो फ्लक्स है, या तो आपने वो गलत तरीके का फ्लक्स इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से स्लैग जो बना उसकी प्रॉपर्टी सही नहीं हुई, तो या तो फ्लक्स को आप सही तरीके का फ्लक्स यूज करो, और या फिर तो इनर्ट गैस यूज कर लो, ताकि आपका वही ना बनने पाए, स्लैग को बनने का नौबत ही ना आए। ठीक है दोस्तों,
तो ये इंट्रैपमेंट ऑफ स्लैग की जो कंडीशन होती है कि स्लैग बाहर नहीं आ पाया, वेल्ड बीड सॉलिडिफाई होने के बाद भी बाहर नहीं निकला स्लैग, तो ये कंडीशन कहलाएगी स्लैग इंक्लूजन। और प्रॉब्लम क्यों आती है? रॉन्ग फ्लक्स मटेरियल या फिर रॉन्ग मेथड की वजह से। तो रेमेडी प्रॉपर फ्लक्स मटेरियल एंड प्रॉपर वेल्डिंग मेथड। ठीक है दोस्तों, ये दो चीजें हो गई। आगे इसी में एक आता है इनकम्प्लीट फ्यूजन। इनकम्प्लीट फ्यूजन एक हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। इनकम्प्लीट फ्यूजन जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्रॉपर तरीके से मेल्टिंग नहीं हुई है, इम्प्रॉपर मेल्टिंग की वजह से दोनों मेटेलिक प्लेट्स का जो कॉर्नर सेक्शन है वो प्रॉपर एक दूसरे में फ्यूज नहीं कर पाया। तो प्रॉपर मेल्टिंग ना होने का रीजन क्या हो सकता है? प्रॉपर मेल्टिंग ना होने का रीजन ये हो सकता है कि हमने हीट जो प्रोवाइड करी है वो हीट ही कम प्रोवाइड करी है। जो हम लोगों ने आर्क का टेम्परेचर या फ्लेम का टेम्परेचर जो यूज किया था वही कम था, यानी कि मेथड ही खराब था। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत फास्ट ट्रेवल की वजह से हम लोगों को, हमने मेथड तो सही इस्तेमाल किया लेकिन पे किसी एक जगह पे जितना देर तक रुकना चाहिए उतनी देर तक रुके नहीं, तेजी से लेकर के निकल गए। ओके, ड्यू टू हीट ही कम दी है हमने, और या फिर बहुत फास्ट ट्रेवल करके आगे निकल गए हैं। तो इन दोनों ही केस को अगर हम लोग सही कर लें तो ये प्रॉब्लम हमारी सही हो जाएगी। रेमेडी क्या है? आप सही मेथड का इस्तेमाल करो, प्रॉपर मेथड, और ट्रेवलिंग स्पीड थोड़ी कंट्रोल करनी पड़ेगी आपको। ट्रेवल, ये जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, ऑप्टिमम ट्रेवल स्पीड एंड करेक्ट मेथड, करेक्ट वेल्डिंग मेथड का चुनाव करना होगा। इसी में एक और प्रॉब्लम आती है वेल्ड स्पैटर, जो कि इसकी जस्ट उल्टा है। बस आखिरी 2 मिनट है अभी हमारे पास। वेल्ड स्पैटर में क्या हुआ है कि काफी ज्यादा हीट आ गई है, काफी ज्यादा हीट होने की वजह से एक्सेस मेल्टिंग हो गई है। हाँ, वहां पर इनसफिशियंट मेल्टिंग थी, इम्प्रॉपर मेल्टिंग थी, यहां पर एक्सेस मेल्टिंग हो गई है। एक्सेस मेल्टिंग होने की वजह से जो वेल्ड पूल है वो वेल्ड पूल बह गया है। वेल्ड पूल जो मेंटेन रहना चाहिए, कॉर्नर कॉर्नर पर जो वेल्ड पूल है वो अपने सेल्फ वेट को संभाल नहीं पाया है और वो बह गया है। तो ऐसी कंडीशन जो होती है, फाइनल प्रोडक्ट जो मिल रहा है हमें, फाइनल प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है, किनारे किनारे से मटेरियल बह गया है, तो ज्वाइंट कुछ ऐसा बन रहा है। ओके दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम जो आती है ये एक्सेस हीट या फिर
वेरी स्लो ट्रेवल की वजह से आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी रेमेडी भी वही हो जाएगी कि आप ऑप्टिमम ट्रेवल स्पीड का इस्तेमाल करो, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। और वेल्डिंग मेथड जहां पर आपको चाहिए था, लेट अस सपोज गैस वेल्डिंग 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, क्या पता वहां पे आपने आर्क वेल्डिंग यूज कर ली 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली, तो ये वेल्ड स्पैटर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए मैंने दोस्तों देखिए दोनों ही केस में ये ऑप्टिमम वर्ड का यूज किया है। यहां पर स्पीड ज्यादा थी तो कम करनी थी, तो मैंने स्लो वेल्डिंग स्पीड नहीं लिखा है, मैंने ऑप्टिमम वेल्डिंग स्पीड लिखा है। ओके, और ऐसे ही यहां पर भी स्पीड काफी स्लो थी तो स्पीड बढ़ाने के मैंने नहीं कहा है, मैंने यहां पर ऑप्टिमम वर्ड का यूज किया है। मतलब जो सही हो वही यूज करो। ठीक है दोस्तों, तो बस यहीं पर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। कल हम लोग 7:30 AM पर मिलेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू। सर इसके नोट्स मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे। अगर ओके पहले किसी ने मुझे व्हाट्सअप नहीं किया था तो अभी भी व्हाट्सअप कर दे, मैं कास्टिंग वेल्डिंग दोनों के ही भेज दूंगा उनको। बाकी जिन्होंने पहले से कर रखा था वो लोग भी, उनके तो नंबर है ही मेरे पास, मैं उन्हें जी भेज सर। दूंगा। ठीक है ना? ओके यस सर। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।